हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज मैं आप लोगों के लिए 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 लाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आपको पूरे ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है ये अंडरस्टैंड करना। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि एक तो ये पेपर में मोस्टली आ रहा है, दूसरी बात इसमें ट्रिगोनोमेट्री से हट के भी कुछ यूज हुआ है। तो इस क्वेश्चन पर अगर हम फोकस करें तो क्वेश्चन आपका है, इफ ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A equals to cos B, then prove that angle A equals to angle B। क्वेश्चन है तो बहुत छोटा, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करना उतना ही कठिन है जितना ये क्वेश्चन छोटा है। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत सारा डाउट क्रिएट होगा, क्योंकि कुछ पढ़ाने वाले शिक्षक इनको गलत टर्म दे करके आपको समझाया जा रहा है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले गौर करने वाली बात यह है कि एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, ये तो नहीं कहा कि ये जो एक्यूट एंगल है वो राइट ट्रायंगल का है। हो सकता है इक्विलेटरल हो सकता है आइसोसेलेस हो, तो कुछ भी हो सकता है। हम इसको राइट ट्रायंगल क्यों मानेंगे? हमको अगर स्पष्ट ये दिया होता कि गिवन में दिया होता फिगर, कि चलो फिगर बना दिया, तो फिर हम उसको उस प्रोसेस से करते, ताकि वो काफ़ी छोटा हो जाता और इजी भी हो जाता। लेकिन ऐसा गिवन में है नहीं कि ये राइट ट्रायंगल है या आइसोसेलेस है या फिर इक्विलेटरल है, कैसा ट्रायंगल है। तो हम इसको राइट ही क्यों सपोज करें? अगर हम राइट सपोज ना करें तो ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अब क्यों हो जाता है ये समझाते हैं। आप लोग जानते हैं कि एंगल ए और बी दोनों को इक्वल करने का दो तरीका होता है। एक तो उनके अपोजिट साइड्स को इक्वल कर दीजिए, दूसरा दो ट्रायंगल लीजिए और उसको सिमिलर कीजिए। तो डायरेक्ट दोनों साइड को इक्वल कर देना कठिन है। तब तक कठिन है जब तक कि आप उसको जो है राइट ट्रायंगल नहीं ले लेते हैं। अगर राइट ट्रायंगल ले लें तो फिर आसान है, लेकिन हम राइट ट्रायंगल हमको क्वेश्चन में दे नहीं रखा है। एक्यूट एंगल से हो सकता है उसका मेजरमेंट डिफरेंट हो। हम ये मान लिए कि हमको ये प्रूफ करना है कि दोनों का मेजरमेंट इक्वल है। वो तो प्रूफ करना है ना, गिवन तो नहीं है। तो इसलिए हम उसको अभी ये मान के चलेंगे कि वो एक्यूट तो है, इक्वल नहीं है। जैसे मे बी 60-30 हो सकता है, एक्यूट ही लेना है। एक 30 हो जाएगा, एक 45 हो जाएगा, मे बी समथिंग। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट राइट ट्रायंगल बना करके अगर इनको हम प्रूफ करके दिखा देते हैं तो उसमें आपका मार्क्स जो है एग्जामिनर को ऑथोरिटी है कि वो 50% कट कर दे, डिडक्ट कर दे। इसलिए इनको समझने के लिए अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं।
हमको ए बी और ए सी को इक्वल करना इतना आसान नहीं है। हाँ, राइट ट्रायंगल मान लें तो आसान हो जाएगा, लेकिन राइट ट्रायंगल हम मान नहीं सकते। हम राइट के अलावे और कुछ मान लेंगे। और फिर अगर हमको एंगल ए और एंगल बी को इक्वल करना पड़ेगा तो हमको दो ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर। तो हम आज का क्लास आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि जब भी कोई इस टाइप का मुझे महसूस होगा कि आप लोगों को इससे हटके कुछ पॉइंट समझाना ज़रूरी है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। तो आज आप लोगों को मैं थोड़ा सा सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी इस दोनों का डाउट क्लियर करते हैं कि ये दोनों है क्या आखिर। आप लोगों ने पहले भी ये पढ़ा होगा कि सिमिलर का मतलब होता है जैसे आप हैं और हम हैं, आप हो और मैं हूं, ये सिमिलर होगा। अब सिमिलर क्यों होगा? सिमिलर का मतलब होता है टू लुक अलाइक, एक जैसा दिखना, उसी को हम सिमिलर कहते हैं। साइज डजंट मैटर, एक जैसा दिखना चाहिए। अब कौन बड़ा है कौन छोटा है इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो सिमिलर का मतलब होता है टू लुक अलाइक। लेकिन जब लुक अलाइक के साथ साथ हम साइज को भी देखें तो वो फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। मतलब सिमिलर का मतलब होता है शेप, शेप एक जैसा होना चाहिए। शेप का मतलब होता है सिमिलर, और शेप प्लस साइज ये होता है आपका कॉन्ग्रुएंट। ये आप लोग के समझ में आ गया हो। अगर शेप और साइज दोनों सेम है तो कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। लेकिन अगर केवल शेप सेम है और साइज डिफरेंट है तो फिर वो हमारा सिमिलर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। कहने का मतलब है अगर हम दो राइट ट्रायंगल की बात करें तो ये हमारा सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इसका शेप सेम है, अभी जो बनाया हो। लेकिन अगर इस शेप के साथ साथ साइज भी इक्वल हो जाए अगर ये लेंथ इसके बराबर हो जाए, ये लेंथ इसके बराबर हो जाए और ये लेंथ इसके बराबर हो जाए, ठीक है, राइट ट्रायंगल दोनों है ही। तो राइट ट्रायंगल है, दो राइट ट्रायंगल सिमिलर होता है, ये हम लोग रूल से जानते हैं। लेकिन अगर उनके साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का साइज सेम है तो वो फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर आप लोगों ने थ्योरेटिकली समझ में आ गया होगा। अब आगे हम आगे बात बढ़ाते हैं, क्योंकि हम अगर इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगेंगे तो आगे आप लोग कुछ अपने पॉइंट पे नहीं आ पाओगे। इसलिए कि मैंने आज तक ज्योमेट्री पढ़ाया नहीं, और ज्योमेट्री जब भी स्टार्ट करूँगा तो बेसिक से स्टार्ट करूँगा ताकि आप लोगों को ज्योमेट्री में खास करके कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलिए, तो इसको अब हम आगे बढ़ाते हैं। अब सिमिलर का तीन क्राइटेरिया होता है। एक होता है ए, दूसरा होता है ए एस, तो हो गया, और तीसरा होता है एस, ये हो गया सिमिलर का क्राइटेरिया।
अब देखिए सिमिलर का जितने भी क्राइटेरिया होता है इस सब में एक चीज कॉमन होता है। वो कॉमन क्या होता है? रेशियो ऑफ साइड्स। ध्यान रखिएगा हम जो कहते हैं रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ये किस में यूज होता है? तो इस दोनों में यूज होता है, SAS में और SSS में। इसमें रेशियो नहीं आता। क्यों नहीं आता वो बाद में बताएंगे। तो सिमिलर जो होता है, सिमिलर का जो क्राइटेरिया होता है उसमें रेशियो आना लगभग तय माना जाता है, फर्स्ट को छोड़ करके। ठीक है, अगर रेशियो आता है साइड्स का तो आप जानिएगा कि वो सिमिलर होगा। दूसरी तरफ अगर हम ये कॉन्ग्रुएंट की बात करें, अब अगर हम कॉन्ग्रुएंट की बात करें तो कॉन्ग्रुएंट में आप लोग जानते हैं कितने क्राइटेरिया होता है। ASA, SAS, SSS और चौथा होता है RHS। अब गौर कीजिए, एक आपका ऊपर वाला नहीं आया, एक ऊपर वाला नहीं आया। ये प्योर सिमिलैरिटी है, ये हमारा प्योर सिमिलैरिटी है। लेकिन ये दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंस में भी आता है। ये दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंस में भी आता है, लेकिन दोनों में अब डिफरेंस क्या है ये आपको समझाते हैं। इसमें आपको बताया रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं रेशियो नहीं आता, इसमें कहीं रेशियो नहीं आता। ये ध्यान रखना है, कॉन्ग्रुएंस में कभी रेशियो नहीं आता, इसमें साइज जुड़ जाता है, इसीलिए हमेशा इक्वल आता है, इक्वल पार्ट्स आता है। इसमें क्या होता है? इक्वल पार्ट्स आता है। पार्ट्स तो आप लोग जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल का दो ही पार्ट्स होगा, एक तो हमारा साइड्स होगा और दूसरा एंगल्स होगा। हालांकि तीसरा भी वर्टेक्स को पार्ट ही माना जाता है, लेकिन इसमें हम वर्टेक्स एक पॉइंट होता है उसकी बात नहीं करेंगे। तो इसमें क्या आता है? इक्वल आता है, ये हमारा ध्यान रखना है। कॉन्ग्रुएंस में हमेशा इक्वलिटी आता है और इसमें क्या आता है? रेशियो आता है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ये जानिए कि अगर दो ट्रायंगल का, अगर एक ट्रायंगल का दो एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के क्रमशः बराबर हो, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। ज़्यादा एक्सप्लेन हम नहीं करेंगे। इसी तरीके से एक ट्रायंगल का दो साइड्स और एक एंगल, कौन सा एंगल? दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल होता है वो, और फिर दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और दोनों के बीच में जो एंगल होगा, एंगल एंगल के बराबर होगा और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होगा। इसको अगर हम समझाएंगे आपको तो ये समझिए आप, सिंपली दो फिगर ले लेते हैं हम। अगर मान लीजिए कि इसका ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर हो और इसका ये एंगल इसके बराबर हो, दो एंगल हो गया, इसका ये एंगल इसके बराबर हो गया और इसका ये एंगल इसके बराबर हो गया। और अब ये बीच का जो साइड होता है ये अगर इसके बराबर हो
ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए, और ये साइड जिससे ये दोनों एंगल बना है ये साइड इस साइड के बराबर होना चाहिए। तो ये दोनों ट्रायंगल जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा। ये रूल हो गया हमारा। अब अगर इसकी बात करें, अब अगर इस SAS की बात करें तो अब इसको मिटा दीजिए, क्योंकि फिर आपको डाउट क्रिएट होगा। अब SAS की बात करें तो इसका ये साइड मान लीजिए इसके बराबर, और दूसरा साइड, दो साइड है, एक साइड एक साइड, एक ट्रायंगल का दो साइड, ये इसके बराबर और ये साइड इसके बराबर, और उनके बीच का एंगल जो है, इन दोनों के बीच का एंगल ये हो गया और इन दोनों के बीच का एंगल ये हो गया, ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए। तो हमको इसको फॉलो करेगा। SAS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इस तरीके से ये है कि तीनों साइड्स अगर बराबर हो, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये थर्ड साइड के बराबर। अगर तीनों साइड, एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हो तो फिर SS को फॉलो करता है। बाकी बच गया ये RHS। इसको कहते हैं राइट हाइपोटेनियस साइड। मतलब हो गया, एक तो राइट होना चाहिए, एक राइट एंगल राइट के बराबर होना चाहिए। हाइपोटेनियस का मतलब हो गया ये इसके बराबर होना चाहिए, और इस दोनों में से कोई एक साइड बराबर होना चाहिए, या तो ये इसके बराबर हो जाए या ये इसके बराबर हो जाए। अगर ये तीन चीज हमको फॉलो करेगा तो फिर इसके ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंसी का रूल था। जबकि सिमिलैरिटी में क्या होता है, अब ये समझाता हूं। सिमिलैरिटी में फर्स्ट जो है वो एंगल होता है। इसका मतलब है कि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, और ये एंगल इसके बराबर। अगर एक ट्रायंगल का तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर हो जाता है। नंबर एक। नंबर दो, अब ये जो है हमारा SAS, इसका मतलब दो साइड है, ये गौर कीजिएगा। अब अगर इसको समझाऊं तो मान लीजिए अगर इसका नाम दे दे ABC, इसका नाम दे दे DEF, तो इसका साइड AB, इसका साइड DE, रेशियो। अब आ गया रेशियो, ये बराबर होगा। अब दूसरा किसी का रेशियो ले लीजिए। मान लीजिए आपने AB और DE का रेशियो लिया, अब BC और EF का रेशियो ले लीजिए। दो साइड का रेशियो ले लिया हमने, एंड इसके साथ एक एंगल आना चाहिए। कौन सा आना चाहिए, तो जो बीच में जो एंगल है, ये लिया और ये लिया, इसमें भी ये लिया और ये लिया, तो बीच का एंगल इसका ये है और इसका एंगल ये है, मीन्स एंगल B इक्वल्स टू एंगल E। अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो SAS से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। और इसी तरीके से अब क्या है, SSS, इसमें एंगल कहीं नहीं आया। तीनों साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मीन्स AB बाय DE बराबर BC बाय EF बराबर AC बाय DF। अगर तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो हम समझेंगे कि सिमिलर है। क्लियर है। अब मुझे नहीं लगता कि सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंस में कहीं कोई दिक्कत रह रहा है। अब अगर दो ट्रायंगल को आप सिमिलर कर दो, मान लीजिए इससे सिमिलर कर दें, तो इसके एंगल जो है ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम SSS से इस दोनों को सिमिलर कर दिया और आपको प्रूफ करना है कि A बराबर D प्रूफ करो,
ए और डी बराबर है ये प्रूफ करो। अगर हम एस 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 से सिमिलर कर दिए तो ए और डी बराबर हो गए। सिमिलर करने भर का देरी है, फिर हमारा एंगल बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर एंगल को बराबर करना हो, आप लोग ज्योमेट्री पढ़े भी होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी दो साइड्स को बराबर करना होता है या दो एंगल्स को बराबर करना होता है तो क्या करते हैं, दोनों फिगर को क्या करते हैं, हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं या फिर सिमिलर कर देते हैं। तो अब सिमिलर किस स्टेज में करते हैं ये भी आपके समझ में आ गया होगा, और कॉन्ग्रुएंट कब करते हैं। तो सिमिलर करने से भी एंगल बराबर हो जाता है, जबकि कॉन्ग्रुएंट अगर कर दें तो कॉन्ग्रुएंट करने से भी ये दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। लेकिन अब कॉन्ग्रुएंट करना है या सिमिलर करना है वो हमको क्वेश्चन से पता चलता है। तो इस तरीके से मेरे ख्याल में आप लोग का सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इसके साथ ही आज का क्लास ओवर करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल।